स्टूडेंट्स, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम धारा राठौड़। हम आज पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 13 अवर एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हम एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, फिर उसमें बायोटिक, एबायोटिक, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फिर जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें जो ओजोन है वो डिप्लीट कैसे होता है, वो बनता कैसे है, वो हमें किससे बचाता है, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये माइंड मैप है अवर एनवायरनमेंट का। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट जो होता है वो क्या होता है? तो एनवायरनमेंट वो होता है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका वातावरण जो होता है वो एनवायरनमेंट होता है, जिसके अंदर सब नॉन लिविंग थिंग्स भी आ गए और लिविंग थिंग्स भी आ गई। ठीक है, तो एनवायरनमेंट का सिंपल मतलब जो होता है वो वातावरण होता है, मतलब उसके आसपास की चीज़ें जिसके साथ वो इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट, फिर इकोसिस्टम। एनवायरनमेंट हमने देखा एनवायरनमेंट क्या होता है? जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसके आजू बाजू की चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करता है, वो उसका एनवायरनमेंट है। ठीक है, वातावरण है। उसके बाद इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम का मतलब बायोटिक कम्युनिटी जो है वो एक साथ अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके जो बनाती है वो है इकोसिस्टम। बायोटिक कम्युनिटी या फिर ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल वातावरण के साथ मिलके इंटरेक्ट करके जो बनाता है वो इकोसिस्टम है। ठीक है, तो इकोसिस्टम बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। जैसे कि ओशियन है, उसके अंदर ऑक्टोपस होते हैं, डॉल्फिन होती है, शार्क होती है, अलग अलग सी मछलियाँ होती है ओशियन के अंदर। लेकिन घर के अंदर जो एक्वेरियम है उसमें मुश्किल से 3-4 प्रकार की मछलियाँ होती है। फिर हम थोड़े से पौधे या फिर आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा देते हैं। तो एक्वेरियम छोटा इकोसिस्टम है, लेकिन ओशियन बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम जो होते हैं वो बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं, और जो बड़े इकोसिस्टम है वो छोटे इकोसिस्टम के साथ मर्ज भी हो सकते हैं। ठीक है, 1-2 इकोसिस्टम साथ में ऐसे मर्ज भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट क्या होता है? वातावरण। उसके बाद इकोसिस्टम क्या होता है? एक बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बायोटिक कम्युनिटी अपनी फिजिकल एनवायरनमेंट, मतलब आजू बाजू का जो वातावरण है, फिजिकल एनवायरनमेंट, मेंटल नहीं, फिजिकल एनवायरनमेड, उसके साथ मिलके इंटरेक्ट करके जो बनाता है वो है इकोसिस्टम। ठीक है, अब इकोसिस्टम में मैनमेड का मतलब आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब मैनमेड, ह्यूमन मेड, मैनमेड, आर्टिफिशियल एक ही बात है। ठीक है, ह्यूमन मेड, मैनमेड, आर्टिफिशियल या तो फिर नेचुरल। तो इकोसिस्टम में कैसा होता है? या तो ह्यूमन मेड या तो फिर आर्टिफिशियल। तो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम में एक एग्जांपल ले लेते हैं और मैनमेड, ह्यूमन मेड में और नेचुरल में एक एग्जांपल लेते हैं। तो नेचुरल इकोसिस्टम मतलब कि ओशन जो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और जो मैनमेड होता है वो एक्वेरियम। एक्वेरियम हम घर पे लेके आते हैं, मछलियाँ घर पे लेके आते हैं ग्लास के, उसके अंदर डाल देते हैं मछलियाँ को, तो वो एक मैनमेड इकोसिस्टम हुआ। हम मछलियाँ बाहर से लेके आए, पानी हमने बाहर से डाला, तो वो डाल के वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हमने एक इकोसिस्टम बनाया। तो ये एक ह्यूमन मेड इकोसिस्टम था। ठीक है, हमारे घर के पास हम कुछ पेड़ पौधे उगाते हैं, तो उसमें बटरफ्लाई आती है, कुछ कीड़े आते हैं, तो वो भी मैनमेड हुआ क्योंकि हमने पौधे उगाए थे। लेकिन फॉरेस्ट में हम पौधे उगाने नहीं जाते, तो फॉरेस्ट कैसा? नेचुरल इकोसिस्टम है। समझ में आया? नेचुरल इकोसिस्टम, मैनमेड। सबसे पहले इकोसिस्टम क्या है? बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, बहुत सारे बायोटिक कम्युनिटी मिलके अपनी फिजिकल आजू बाजू के वातावरण के साथ मिलके इंटरेक्ट करके जो सिस्टम बनाते हैं वो इकोसिस्टम है। ठीक है, बायोटिक कम्युनिटी अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके
जो सिस्टम बनाते हैं वो इकोसिस्टम है। और इकोसिस्टम के अंदर दो तरह के इकोसिस्टम होते हैं, ह्यूमन मेड मतलब आर्टिफिशियल, और नेचुरल। नेचुरल मतलब जो भगवान ने बनाया, नेचुरली बना है, जैसे फॉरेस्ट, ग्रास लैंड्स, ये सब। और ह्यूमन मेड जो है वो एक्वेरियम, फिर गार्डन, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं वो ह्यूमन। पार्क है, तो खुला मैदान था, उधर गवर्नमेंट ने पार्क बना दिया तो वो भी आर्टिफिशियल है, ठीक है। उधर पेड़ पौधे लगाए गए हैं, पहले से नहीं थे, मैदान था वो, तो पेड़ पौधे लगाए हैं, तो फिर वहाँ पे वो जो है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। समझ में आया? इकोसिस्टम क्या होता है समझ में आया? नेचुरल और मैन मेड, ठीक है। तो इकोसिस्टम छोटा इकोसिस्टम हो सकता है, बड़ा इकोसिस्टम हो सकता है। जैसे छोटा इकोसिस्टम हमने देखा एक्वेरियम, बड़ा इकोसिस्टम मतलब ओशन या फिर रिवर, ठीक है। अब हम आते हैं, देखो इकोसिस्टम में हमने देखा नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर टेरेस्ट्रियल अलग होता है और एक्वेटिक इकोसिस्टम अलग होता है। टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन पे रहते हैं, फॉरेस्ट जो है वो टेरेस्ट्रियल है, मतलब ज़मीन पे रहते हैं ना, फॉरेस्ट में ज़मीन पे प्लांट्स उगते हैं। एक्वेटिक का मतलब पानी के अंदर वाला जो इकोसिस्टम है, मछलियाँ, डॉल्फिन, शार्क, ओशन के अंदर, पता है ना ये सब होता है, तो वो जो है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम है। और जो ज़मीन पे लैंड पे होता है, जैसे फॉरेस्ट, ग्रास लैंड्स, डेजर्ट, वो सब जो है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ठीक है। उसके बाद टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया, और ह्यूमन मेड, मैन मेड इकोसिस्टम में तो एक्वेटिक, लैंड सब आ गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, वो हमने देख लिया। अब उसके अंदर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? तो 2 तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और नॉन लिविंग भी। जैसे हमने एक्वेरियम का एग्जाम्पल लिया ना, तो एक्वेरियम के अंदर फिश जो है वो लिविंग है, लेकिन उसका खाना, उसके जो दाने डालते हैं वो नॉन लिविंग है, पानी जो है वो नॉन लिविंग है। तो जो इकोसिस्टम होता है उसके कंपोनेंट्स कैसे होते हैं? बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक का मतलब लिविंग और एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग। यहां तक क्लियर है? सबसे पहले एनवायरनमेंट होता है, जो फिजिकल आजू बाजू का वातावरण होता है। उसके बाद इकोसिस्टम, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब बायोटिक कम्युनिटी अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके जो सिस्टम बनाती है वो इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम में हमने दो तरह के इकोसिस्टम देखे, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल के अंदर जो फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, उसका एग्जाम्पल लिया। फिर मैन मेड के अंदर हमने क्या देखा? एक्वेरियम देखा, गार्डन देखा, पार्क, ठीक है। अब नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड वाले, और एक्वेटिक मतलब पानी वाला इकोसिस्टम, ठीक है। उसके बाद उसके कंपोनेंट्स क्या है? तो बायोटिक और एबायोटिक मतलब इकोसिस्टम के अंदर एक बायोटिक कम्युनिटी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी फिजिकल एनवायरनमेंट में तो बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स है जो जिंदा नहीं है। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जो जिंदा नहीं है, पता है ना। तो एक बायोटिक कम्युनिटी अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगी तो वो इकोसिस्टम है। और फिजिकल एनवायरनमेंट में तो कितनी सारी नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। तो इकोसिस्टम के अंदर लिविंग थिंग्स भी होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं, बायोटिक भी होते हैं, एबायोटिक भी होते हैं। तो अब ये जो बायोटिक है उसके अंदर आते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। बायोटिक जो है उसके अंदर क्या आते हैं? दूसरा पेज ले लेते हैं। बायोटिक के अंदर क्या आते हैं? प्रोड्यूसर्स,
कंज्यूमर्स और थर्ड डिकम्पोजर्स। तो हम सबको पता है कि प्रोड्यूसर्स मतलब किसकी बात हो रही है, जो प्रोड्यूस करता है वो। कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम करता है, प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस करता है, कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम करता है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स में आते हैं प्लांट्स और कुछ ग्रीन कलर के बैक्टीरिया, और वो प्रोड्यूस क्या करते हैं, खाना। जैसे कि प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस, चैप्टर 5 पता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से खाना बनाते हैं। सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सबको यूज़, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस पे, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट, तो उसमें मतलब सनलाइट, क्लोरोफिल के प्रेजेंस पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके जो खाना बनाते हैं, तो उसकी बात हो रही है। तो ग्रीन प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर्स है, और जो खुद का खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। इतना समझ में आया। एनवायरमेंट, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब नेचुरल के अंदर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। उसके बाद हमने देखा है इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स, बायोटिक और एबायोटिक। अब बायोटिक जो है, जो लिविंग है, उसके अंदर प्रोड्यूसर्स आते हैं, कंज्यूमर्स आते हैं और डिकम्पोजर्स आते हैं। प्रोड्यूसर्स का मतलब ऑटोट्रॉफ, क्योंकि खुद का खाना वो खुद बना रहे हैं, लेकिन कंज्यूम करने वाले तो दूसरों पे डिपेंडेंट है, ठीक है। वो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, इसका मतलब वो क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है। प्रोड्यूसर्स मतलब जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, इसलिए वो ऑटोट्रॉफ्स है। और जो कंज्यूमर है वो कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली बोल दो या इनडायरेक्टली बोल रहे हो, तो वो फिर क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स। समझ में आया इतना। प्रोड्यूसर्स में हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रीन प्लांट्स और कुछ ग्रीन कलर के बैक्टीरियाज या फिर कुछ एल्गे। एल्गे ग्रीन कलर का होता है, पता है। लील जो होती है वो ग्रीन कलर की नहीं होती, ठीक है। तो बायोटिक, एबायोटिक पढ़ा हमने, उसके अंदर हमने कंज्यूमर, प्रोड्यूसर देखा। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो हमने देखा सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इससे खाना बनाते हैं। तो वो इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो ऑटोट्रॉफ्स है। उसके बाद जो कंज्यूमर्स है वो क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। कंज्यूमर्स, अब ये जो कंज्यूमर्स हैं उसके अंदर 4 चीज़ें आती है। कंज्यूमर्स के अंदर 4 चीज़ें आती है। सबसे पहले तो हर्बीवरस, हर्बीवरस, फिर कार्निवरस, फिर ओमनिवरस, और लास्ट पैरासाइट्स, ठीक है। तो हर्बीवरस का मतलब बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, हर्बीवरस जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, वो एनिमल्स या फिर वो मतलब वो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसके बाद कार्निवरस, वो जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, वो कार्निवरस। पर ओमनिवरस तो कार्निवरस को भी खा लेते हैं। कार्निवरस मतलब वही ऑर्गेनिजम्स ही हुए, मतलब ओमनिवरस ऑर्गेनिजम्स को भी खा सकते हैं और प्लांट्स को भी खा सकते हैं। पर पैरासाइट्स क्या होता है, पैरासाइट्स मतलब हमारे बालों में जो जुएं होती है वो हमारा खून चूसती है, मतलब उसको हमारे खून में से न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, पर वो हमें मारे बिना हमारे न्यूट्रिएंट्स लेती है, ठीक है। तो वो पैरासाइट्स हुए। वैसे ही कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो पेड़ के ऊपर लग जाते हैं, पेड़ जो खाना बनाता है वो खाते हैं, लेकिन पेड़ को मारते नहीं है। समझ में आ रहा है। जैसे ओमनिवरस है, ये एनिमल्स को खाते हैं, लेकिन एनिमल्स को मार के खा जाते हैं, लेकिन पैरासाइट्स जो है वो मारते नहीं है पर उनके न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, ठीक है। तो हर्बीवरस के अंदर एग्जाम्पल काओ,
डियर। कार्निवरस का एग्जाम्पल टाइगर, ठीक है। ओमनिवरस का एग्जाम्पल ह्यूमन और कॉकरोच, ह्यूमंस, कॉकरोच, ठीक है। फिर पैरासाइट्स के अंदर कसकटा, लाइस, ये सब। कसकटा जो है वो प्लांट्स के, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं जो खाना बनाते हैं उनके ऊपर ऐसे जम जाता है, अपना उधर रह के प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स लेता है। और लाइस हमारे बालों में होती है, मतलब ऐसे सबके बालों में नहीं होती लेकिन कुछ कुछ के बालों में आ जाती है ना, ठीक है। तो लाइस जो होती है वो हमारा खून चूसती है, तो वो भी पैरासाइट है। और कसकटा जो है वो ग्रीन प्लांट्स का खाना लेता है, इसलिए वो भी एक पैरासाइट है। तो हर्बीवरस, काऊ और डियर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। लेकिन टाइगर जो है वो डियर को खाता है, मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं है कि वो डियर को खाता है, लेकिन वो दूसरे एनिमल्स को खाता है, ठीक है। ओमनिवरस जो है जैसे ह्यूमंस हम लोग पेड़ पौधे भी खाते हैं और हम लोग दूसरे एनिमल्स को भी मार के खाते हैं, ठीक है। फिर पैरासाइट्स में तो हमने देखा जो दूसरे के न्यूट्रिएंट्स लेके खा जाते हैं लेकिन उनको मारते नहीं है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले एनवायरनमेंट पढ़ा था। एनवायरनमेंट क्या होता है? आजू बाजू का वातावरण, बस आजू बाजू का वातावरण, ठीक है। उसके बाद हमने देखा इकोसिस्टम। तो बायोटिक कम्युनिटी अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ मिलके इंटरेक्ट करके जो सिस्टम बनाती है उससे हम इकोसिस्टम बोलेंगे। और उसके अंदर, इकोसिस्टम के अंदर आर्टिफिशियल और नेचुरल। अब नेचुरल के अंदर लैंड वाला अलग है, एक्वेटिक वाला अलग है, ठीक है। और एक एक एग्जांपल ले तो टेरेस्ट्रियल वाले में ग्रासलैंड, डेजर्ट, ठीक है, फॉरेस्ट। एक्वेटिक में रिवर, ओशियन, ठीक है। फिर आर्टिफिशियल के अंदर अगर एग्जांपल ले तो पार्क, गार्डन, एक्वेरियम, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इकोसिस्टम में कौन सी चीज़ें होती है, तो लिविंग होगी या तो नॉन लिविंग होगी। अगर लिविंग है तो वो नॉन लिविंग नहीं होगी, अगर नॉन लिविंग है तो वो कैसे लिविंग होगी, समझ में आया? मतलब जो इकोसिस्टम होता है उसमें लिविंग होती है या तो नॉन लिविंग होती है। पानी, एक्वेरियम के अंदर पानी नॉन लिविंग है लेकिन फिशेस तो लिविंग है ना, तो वो इकोसिस्टम कैसे बना? फिश और पानी से, दोनों लिविंग और नॉन लिविंग है, तो इकोसिस्टम कैसे? बायोटिक और एबायोटिक से बनता है, लिविंग या तो नॉन लिविंग, मतलब दोनों को मिला के बनता है, लिविंग और नॉन लिविंग को, ठीक है। अब ये जो लिविंग है, नॉन लिविंग में तो नॉन लिविंग है तो उसकी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन लिविंग के अंदर अलग अलग तरह की चीज़ें होती है, जैसे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, ठीक है। अब प्रोड्यूसर्स मतलब वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, खाना खुद बना रहे हैं, और खुद का खाना जो खुद बनाता है वो है ऑटोट्रॉफ्स है, ठीक है। और खुद का खाना खुद कैसे बना रहे हैं? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, ठीक है। फिर कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे हैं, दूसरों का खाना खा रहे हैं, प्लांट्स खाते हैं, फिर दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं, मतलब कंज्यूम ही कर रहे हैं, खुद का खाना तो बना नहीं रहे हैं। तो वो जो कंज्यूमर्स है वो क्या है? हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स, ये चैप्टर नंबर 5 में है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स, ठीक है। उसके बाद डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स जो कि डेड और डिकेइंग मैटर को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मैटर को सिंपल मैटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स के अंदर हर्बीवरस, कार्निवरस, ओमनिवरस और पैरासाइट्स। हर्बीवरस का मतलब जो ग्रीन प्लांट्स खाएगा, कार्निवरस का मतलब जो दूसरे एनिमल्स को खाए, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाएगा, ठीक है, दूसरे जीव जंतु को खाएगा। ओमनिवरस का मतलब जो हर्बीवरस को भी खाएंगे, मतलब हर्बीवरस मतलब प्लांट्स को भी खाएंगे और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स है उनको भी खाएंगे। ओमनिवरस का मतलब प्लांट्स को भी खाएंगे और ऑर्गेनिजम्स को भी खाएंगे। और पैरासाइट्स का मतलब जो दूसरों को खाएंगे नहीं लेकिन फिर भी उनके न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे, ठीक है। तो इतना हमने पढ़ा, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। अब ये जो कार्निवरस है, ये जो कार्निवरस है उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी होता है, मतलब प्राइमरी
उसके ऊपर वाला सेकेंडरी, फिर उसके ऊपर वाला टर्शियरी। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शियरी कंज्यूमर, मतलब थर्ड लेवल, हायर लेवल वाले कंज्यूमर्स। तो सेकेंड ऑर्डर वाले जो कंज्यूमर्स होते हैं, कार्निवरस जो होते हैं, वो हर्बीवरस को खाते हैं। ठीक है, कार्निवरस है, ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। अब ये जो हर्बीवरस है वो प्लांट्स खाते हैं। अब ये जो कार्निवरस है, टाइगर जो है वो डियर को खाता है, मतलब कार्निवरस जो है वो हर्बीवरस को खाते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, और ये जो ओमनीवरस है वो एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, मतलब वो कार्निवरस को खाते हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स और बस। कंज्यूमर्स के अंदर हर्बीवरस, कार्निवरस, ओमनीवरस और पैरासाइट्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ठीक है, अब हम देखेंगे फूड चेन क्या होता है। अब हम देखेंगे कि फूड चेन क्या होता है। तो फूड चेन जैसे प्लांट्स है, डियर, डियर का मतलब हिरण, ऐसे सींग वाला होता है ना, हिरण। ठीक है, प्लांट्स, डियर और टाइगर। तो अब देखो ये चेन है। टाइगर को कभी घास फूस खाते हुए देखा है? टाइगर को कभी प्लांट्स मतलब घास फूस खाते हुए देखा है? नहीं खाएगा वो क्या है? कार्निवरस है। ओमनीवरस होता तो प्लांट्स फिर भी खा लेता, पर वो क्या है? कार्निवरस है, तो वो दूसरे एनिमल को ही खाएगा। लेकिन डियर जो है वो तो शाकाहारी है। शाकाहारी होता है ना, शाकाहारी मतलब मांस मच्छी नहीं खाता। ठीक है, तो डियर जो है वो सिर्फ प्लांट्स खाता है। वो क्या है? हर्बी। ठीक है, तो डियर जो है वो प्लांट्स को खाता है, लेकिन टाइगर जो है वो डियर को खाता है। तो ये एक चेन है, ना तो डियर कभी टाइगर को खाएगा, ना तो टाइगर कभी घास खाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये एक फूड चेन है, ये एक चेन है। समझ में आ रहा है? समझ में आया? तो ऐसे हर एक इकोसिस्टम में एक चेन होती है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे ये चेन है जिसमें डियर जो है वो प्लांट को खा रहा है। ठीक है, डियर प्लांट को खा रहा है, लेकिन टाइगर जो है वो डियर को खाता है। जैसे कि ग्रास हॉपर होता है, वो प्लांट से अपना न्यूट्रिएंट लेता है, लेकिन फ्रॉग जो होता है वो ग्रास हॉपर को खाता है। और जो फ्रॉग होता है उसको स्नेक खा लेता है, और जो ईगल होता है वो स्नेक को खाता है। तो ये भी एक चेन है। देखो, ये भी एक चेन है। प्लांट, ठीक है, तो ये भी एक चेन है। ना तो ग्रास हॉपर कभी स्नेक को खा पाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो ग्रास हॉपर प्लांट से अपना न्यूट्रिएंट लेगा, फिर फ्रॉग ग्रास हॉपर को, फिर स्नेक फ्रॉग को, तो फिर ईगल स्नेक को। समझ में आया? तो ये चेन है, फूड चेन है। ये सिर्फ ऐसे जा रही है। ठीक है, मतलब ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा। समझ में आया ना? ठीक है, अब फूड चेन समझ में आ गई। तो अब फूड वेब क्या होता है? फूड वेब, फूड वेब क्या होता है? तो एक ये चेन है और एक ये चेन है। अब जरूरी नहीं है कि टाइगर सिर्फ और सिर्फ डियर को खाएगा। समझ में आ रहा है? टाइगर किसी और ऑर्गेनिज्म को भी खा सकता है, कोई और एनिमल को भी खा सकता है। तो ऐसे अलग अलग फूड चेन्स जब मिलती है तब फूड वेब बनाती है।
ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक एग्जाम्पल। देखो, कोई ना कोई जो है फूड चेन के अंदर कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो हर्बीवरस तो होगा ही, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट से ही मिलते हैं। तो जो प्लांट्स खाने वाले हैं वो तो हर्बीवरस है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स, ट्रीज, ठीक है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट से ही मिलते हैं, हर्बीवरस, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई भी हर्बीवरस हो सकता है, फिर यहाँ पे कोई भी कार्निवरस हो सकता है, फिर यहाँ पे कोई दूसरा बड़ा जैसे टाइगर है तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले नीचे तो प्लांट्स ही होंगे, फिर यहाँ पे कोई भी दूसरा हर्बीवरस हो सकता है, फिर उसके ऊपर जो कार्निवरस होगा वो तो हर्बीवरस को खाएगा। समझ में आ रहा है? प्लांट्स, ठीक है। फिर एक सेकंड, हाँ, ठीक है। तो ये प्लांट्स है, ठीक है। तो ये प्लांट्स जो है वो रैबिट भी खाते हैं, रैबिट। प्लांट्स जो है वो माउस भी खाता है, फिर ग्रास हॉपर भी खाता है, ठीक है। फिर फॉक्स जो है वो रैबिट को भी खा सकता है और वो इसको भी खा सकता है, ठीक है। इसको फ्रॉग खाएगा। समझ में आ रहा है? देखो, तो फिर यहाँ पे प्लांट्स, रैबिट, माउस, ग्रास हॉपर, ये सब हर्बीवरस है क्योंकि वो प्लांट्स खा रहे हैं। उसके बाद हॉक एक पंछी होता है, ठीक है। तो हॉक को रैबिट भी खा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फॉक्स ही खाएगा, फिर इसको भी ये खा सकता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अलग अलग फूड चेन्स को ऐसे मर्ज कर दिया है, तो एक फूड वेब बना जिसमें बहुत सारी अलग अलग फूड चेन है। जैसे कि ये ग्रास हॉपर है, उसको फ्रॉग खा रहा है, ये माउस है तो उसको ये भी खा सकता है, वो भी खा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फूड चेन नहीं होती कि इसको सिर्फ यही खाएगा, जो मिले उसको तो वो उसको खा लेगा। फूड वेब समझ में आया? सबसे पहले क्या था? एनवायरनमेंट, वातावरण, इकोसिस्टम, एक फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके जो सिस्टम बना वो इकोसिस्टम। उसके अंदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, नेचुरल के अंदर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। उसके बाद फिर हमने देखा उसके कंपोनेंट्स, उसमें कौन सी चीज़ें होती है। तो बायोटिक होती है, एबायोटिक होती है, और बायोटिक मतलब लिविंग, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। लिविंग के अंदर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसलिए वो ऑटोट्रॉफ्स भी है क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर कंज्यूमर्स जो कंज्यूम कर रहे हैं, दूसरों से ले रहे हैं, इसका मतलब वो हेटेरोट्रॉफ्स भी हुए, ठीक है। कंज्यूमर्स के अंदर आते हैं हर्बीवरस, कार्निवरस, ओमनिवरस और पैरासाइट्स। हर्बीवरस मतलब जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, कार्निवरस का मतलब जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ओमनिवरस का मतलब जो प्लांट्स भी खा सकते हैं और जो एनिमल्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी खा सकते हैं, और पैरासाइट्स का मतलब लाइस, जू जो होती है ना, ठीक है, बिना मारे न्यूट्रिएंट्स लेती है, हमारे माथे में होती है पर हमें मारे बिना हमारा खून चूसती है, तो उसका भी पेट भर जाता है। समझ में आया? ठीक है। और कसकटा जो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था फूड चेन, प्लांट, डियर,
और टाइगर, ये एक सिंगल फूड चेन थी, ये एक सिंगल फूड चेन थी जिसमें ये इसको खा रहा है, ये इसको, लेकिन ये फूड वेब है, ये प्लांट्स है, माउस इसको खाएगा, फिर इसको ये खाएगा, इसको ये खाएगा, तो ऐसे अलग अलग चीज़ें अलग अलग चीज़ों को खाएगी, तो वो क्या है, फूड वेब है। ठीक है, हम एक दो एग्जांपल्स देखते हैं फूड वेब के। देखो तो यहाँ पे तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले एकदम नीचे क्या होगा, प्लांट्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉर्न है मतलब मकाई, कॉर्न मतलब क्या, मकाई। उसके बाद फ्लावरिंग प्लांट, फिर ये है, तो ग्रास हॉपर जो है वो कॉर्न खाएगा। ठीक है, ग्रास हॉपर जो है वो कॉर्न खाएगा, लेकिन ग्रास हॉपर को ये फ्रॉग भी खा सकता है, रैट भी खा सकता है, तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ फ्रॉग खाएगा। अगर हम एक फूड चेन की बात कर रहे हैं तो अब हम उसमें लिख सकते हैं कि प्लांट है, ग्रास हॉपर है, उसके बाद फ्रॉग है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक फूड चेन में फ्रॉग लिखा हुआ है तो उसको सिर्फ फ्रॉग ही खाएगा। ठीक है, फूड वेब के अंदर अलग अलग फूड चेन मिलके बनती है। ठीक है, तो ये ग्रास हॉपर है, इसको फ्रॉग भी खा सकता है, रैट भी खा सकता है। अब ये रैट है, इसको कितने लोग खा सकते हैं, ईगल खा सकता है, वुल्फ खा सकता है, पाइथन खा सकता है। समझ में आ रहा है ना? इसको तुम लोग देखो और ऑब्जर्व करो कि कौन किसको खा रहा है। देखो, उसके बाद बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई इस फ्लावर्स पता है ना बटरफ्लाई, तो फिर बटरफ्लाई को फ्रॉग खा सकता है, फिर ड्रैगन फ्लाई को भी फ्रॉग खा सकता है, फ्रूट फ्लाई को भी फ्रॉग खा सकता है, फिर ड्रैगन फ्लाई को ये जो है बर्ड वो भी खा सकता है, थ्रश। उसके बाद थ्रश जो है ये फ्रूट फ्लाई को भी खा सकता है, फिर इसको ये वुल्फ खा सकता है, इसको ये वुल्फ खा सकता है, वुल्फ को ईगल खा सकता है, फ्रॉग को ईगल खा सकता है। तो तुम लोगों को समझ में आ रहा है? सबसे पहले सबसे नीचे तो क्या होंगे, प्लांट्स होंगे, उसके ऊपर हर्बीवरस होंगे, उसके बाद कार्निवरस आएंगे। ठीक है, कार्निवरस हर्बीवरस को खाते हैं, पता है ना, अभी हमने देखा था प्राइमरी सेकेंडरी मतलब फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, हायर लेवल, वो सब। ठीक है, ये समझ में आया फूड वेब? पक्का? वापस से समझाओ, समझ में आता है? ठीक है, चलो वापस से जाते हैं हम। पक्का समझ में आया? स्टार्टिंग में मैंने क्या समझाया था वो तो नहीं भूल गए ना इतने में? सबसे पहले क्या था, हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि आगे वाला जानने के बाद पीछे वाला ना भूल जाए। सबसे पहले क्या था, एनवायरनमेंट। ठीक है, आजू बाजू का वातावरण। उसके बाद इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब बायोटिक कम्युनिटी अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके जो सिस्टम बनाती है वो इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम के अंदर क्या देखा, आर्टिफिशियल और नेचुरल। नेचुरल के अंदर ज़मीन वाले और एक्वेटिक मतलब टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। उसके बाद उसके कंपोनेंट्स मतलब एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, बायोटिक मतलब लिविंग। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, बायोटिक मतलब कि लिविंग। अब जो लिविंग है, बायोटिक है, उसमें प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। ठीक है, फिर कंज्यूमर्स के अंदर हर्बीवरस, कार्निवरस, ओमनीवरस और पैरासाइट्स। ठीक है, समझ में आया? प्रोड्यूसर्स मतलब ऑटोट्रॉप्स, कंज्यूमर्स का मतलब हेटेरोट्रॉप्स।
ठीक है। हर्बीवरस मतलब प्लांट्स वाले, कार्निवरस मतलब एनिमल्स वाले, और एनिमल्स का मतलब वो जीव खाते, ऑर्गेनिजम्स को खाते, ठीक है। फिर ओमनीवरस का मतलब दूसरे प्लांट्स को भी खा सकते हैं और ऑर्गेनिजम्स को भी खा सकते हैं। पैरासाइट्स का मतलब जू जो होती है वो, ठीक है। जू इधर बस इतना याद रखो, जू हमें मारे बिना हमारे न्यूट्रिएंट्स ले लेती है, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा फूड चेन, तो ये एक फूड चेन है और ये एक फूड वेब है जो अलग अलग फूड चेन्स को मिला के बना है, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद फूड चेन के बाद हम आते हैं फूड चेन तक, समझ में आ गया ना। अब ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। मैंने तुम लोगों को फूड चेन में, फूड वेब में क्या बताया था, सबसे नीचे वाले जो इतने नीचे वाले थे वो क्या थे, प्लांट्स थे। प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स। तो सबसे नीचे क्या आएंगे, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। उसके ऊपर कंज्यूमर्स, ऊपर कंज्यूमर्स ही आते जाएंगे क्योंकि प्रोड्यूसर सिर्फ एक है, मतलब प्रोड्यूसर सिर्फ प्लांट्स है, बाकी ऊपर वाले सब कंज्यूमर्स ही है, पर वो अलग अलग तरह के कंज्यूमर्स है, हर्बीवरस, कार्निवरस, पर हम तो कंज्यूमर्स ही लिखेंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी, ऊपर वाले सेकेंडरी, जैसे प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल होती है ना, प्रोड्यूसर्स के एकदम ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर, उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर। समझ में आया इतना? अच्छा लग रहा है ये? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो नीचे थे वो क्या है, नीचे जो है वो क्या है, प्रोड्यूसर्स। सबसे नीचे जो आते हैं वो है प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी, प्राइमरी ये ऐसे मतलब कंज्यूमर्स, ठीक है। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी सी, ठीक है। फिर इतना समझ में आया? तो ट्रॉफिक लेवल्स, ये ट्रॉफिक लेवल्स है 1 2 3 4, ये क्या है, ये जो है ट्रॉफिक लेवल्स है, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल्स सबसे पहले यहां से नीचे से स्टार्ट होगा, ठीक है, नीचे से स्टार्ट होगा। ये क्या है, प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर। बस समझ में आया? सबसे नीचे क्या होंगे, प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, पर तीनों में क्या, कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर सिर्फ एक ही बार होगा, लेकिन उसके बाद कंज्यूम करने वाले ही होंगे, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन से। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, सनलाइट की वजह से, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके, ठीक है। तो प्रोड्यूसर को एनर्जी मिलती है सन से।
अब यहाँ पे जो एनर्जी फ्लो होता है, देखो ट्रायंगल ऐसे नीचे बड़ा है, ऊपर जाते जाते कम हो रहा है, तो मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होगी वो किस में होगी? प्रोड्यूसर्स में। और सबसे कम एनर्जी जो होगी वो यहाँ पे एकदम टॉप पे। समझ में आया? मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होगी? प्रोड्यूसर्स में। और ऊपर जाते जाते एनर्जी कम होती जा रही है। ट्रायंगल ऐसे है तो ऊपर जाते जाते एनर्जी कैसी? कम होती जा रही है। ठीक है, तो एवरेज 10% एनर्जी जा रही है। समझ में आ रहा है? 10%। यहाँ पे जितनी एनर्जी है प्रोड्यूसर्स की, प्रोड्यूसर मतलब ग्रीन प्लांट को अगर कोई ऑर्गेनिज्म खाएगा तो उसके अंदर प्लांट की जो है, प्लांट उसकी 10% एनर्जी आएगी। फिर ये वाला सेकेंडरी कंज्यूमर अगर इसको खाएगा तो उसके अंदर 10% एनर्जी ही आएगी। ऐसे करते करते सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है। समझ में आया? एनर्जी फ्लो समझ में आया? ट्रॉफिक लेवल है, सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे होती है, सबसे कम एनर्जी यहाँ पे होती है। ठीक है, ऊपर जाते जाते यहाँ से 10% यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ पे जो एनर्जी है उसकी 10% यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ पे जो एनर्जी है उसकी 10% यहाँ पे जाएगी। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया ना? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे होगी? प्रोड्यूसर्स में। उसके बाद फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे और सबसे कम यहाँ पे। इतना समझ में आया? फूड चेन, फिर फूड वेब। उसके बाद हमने क्या देखा? ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर सबसे नीचे क्या था? प्रोड्यूसर्स, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ होगी? प्रोड्यूसर्स में। उसके बाद सबसे कम एनर्जी टर्शियरी, सबसे टॉप लेवल जो इधर ये वाला जो लेवल है, ये वाला यहाँ पे। ठीक है, और 10% एनर्जी जाती जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया ना? अब फूड वेब देख लिया हमने। अब हम देखते हैं बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। बायोमैग्निफिकेशन, दो मिनट। ठीक है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो हमने देखा कि ये जो ट्रॉफिक लेवल्स थे इसके अंदर ये ट्रायंगल था। ठीक है, तो यहाँ की जो एनर्जी होती है वो ऊपर जाते जाते कम होती जाती है। लेकिन जो जैसे कि पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं हम, पता है, इंसेक्ट्स को मारने के लिए, जो क्रॉप होती है उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स डालते ताकि क्रॉप जो है वो ख़राब ना हो, इंसेक्ट्स जो आते हैं उनको मार सके। पेस्टिसाइड्स केमिकल से बने हुए होते हैं। पेस्टिसाइड्स एसएस के अंदर आता है, पता है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, टेक्निकल रिफॉर्म्स, वो वाला जो है उसके अंदर है। ओके, जैसे ही एग्रीकल्चर वो बढ़ने लगा इंडिया में तो फिर वो पेस्टिसाइड्स का यूज़ भी बढ़ने लगा जो केमिकली बनते हैं। तो पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो इंसेक्ट्स को मारने के लिए होते हैं, तो मतलब वो ऑब्वियसली हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो जैसे ही ऐसे ऊपर जाते जाते हैं
तब उनकी जो मात्रा है वो बढ़ती जाती है। जैसे एनर्जी कैसे ऊपर जाते जाते कम होती जाती थी, वैसे पेस्टिसाइड्स जो है वो बढ़ते जाते हैं, मतलब वो जो केमिकल है वो ऊपर जाते जाते उनकी एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, तो हमने देखा ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर प्रोड्यूसर्स की यहाँ ज़्यादा एनर्जी होती है, ऊपर जाते जाते कम होती जाती है, लेकिन एनर्जी जा रही है। वैसे जो हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यूज़ करते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब जिसको डिस्पोज नहीं कर सकते, जैसे प्लास्टिक का बैग है, उसको जलने में कितना, मतलब उसको डिस्ट्रॉय होने में कितना टाइम लगता है, पर उसी जगह पे अगर वेजिटेबल्स है तो खाद बनती है, पता है, मैन्योर जो प्लांट्स में डालते हैं तो उनके लिए अच्छा हेल्दी होता है, लेकिन प्लास्टिक जो होता है उनके लिए हेल्दी होता है नहीं। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे कि पेस्टिसाइड्स है जिसको हम इंसेक्ट मारने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो अगर प्लांट्स के अंदर चला गया, प्लांट पता है ना सॉइल के, ये पौधा है तो सॉइल के यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको लेता है प्लांट, तो अगर यहाँ पे पेस्टिसाइड होगा या फिर कोई केमिकल होगा या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा तो उसको प्लांट अपने अंदर ले लेगा। समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, मैं वापस से समझाती हूँ। देखो देखो, ये ट्रॉफिक लेवल्स थे, तो यहाँ पे सन से एनर्जी आई, तो सबसे पहले यहाँ पे सन है, ठीक है, सन से एनर्जी आई। सन की इतनी सारी एनर्जी में से कुछ ही एनर्जी प्रोड्यूसर कंज्यूम करके खाना बनाते हैं। सन की इतनी सारी एनर्जी एक ही साथ में तो नहीं ले सकते, ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स सन की थोड़ी एनर्जी यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, और वो खाना बनाने के बाद कुछ हर्बीवरस जो होते हैं वो प्रोड्यूसर का खाना खा लेते हैं, हर्बीवरस प्लांट्स को खा लेते हैं, ठीक है, फिर ये जो है ये इसको खाते हैं। सब समझ में आया? तो 10% एनर्जी जाती है ऊपर, इतना समझ में आया? 10% मतलब इसकी 10% एनर्जी जो है वो इसमें गई, फिर इसमें जो टोटल एनर्जी है उसकी 10% ऊपर गई, ठीक है, तो ऑन एन एवरेज कितनी परसेंट एनर्जी फ्लो ट्रांसफ़र होती जाती है? 10%। इतना समझ में आया? उसके बाद हम आए बायोमैग्निफिकेशन पे। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो बहुत सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, प्लास्टिक की थैली यूज़ करते हैं हम, पॉलीथीन बैग्स, तो जैसे कि पेस्टिसाइड है, ठीक है, उसको अगर हमने गलती से भी पानी में डाल दिया, पानी के अंदर भी पौधे होते हैं, पता है, प्लांट्स होते हैं, तो पानी के अंदर के पौधे जो है वो उनकी जो सॉइल है, मतलब नीचे की जो ज़मीन है, उसमें से उनको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। अगर वो पेस्टिसाइड उस ज़मीन के अंदर चला गया तो ज़मीन के न्यूट्रिएंट्स के साथ पेस्टिसाइड्स भी अंदर चला जाएगा प्लांट्स के। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स उस प्लांट को खाएंगे तो ये जो है वो उनके बॉडी में चला जाएगा, तो एनर्जी तो कम होती है, 10% ही ट्रांसफ़र होती है, लेकिन ये जो पेस्टिसाइड है वो ऊपर जाते जाते उसकी मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? समझ में आया? पक्का? ये है ट्रायंगल, यहाँ पे है प्रोड्यूसर्स और यहाँ पे पूरे में क्या है? कंज्यूमर्स, ठीक है, तो एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा होती है और ऊपर जाते जाते कम होती जाती है, ठीक है, पर जो केमिकल पेस्टिसाइड्स ये सब है वो ऊपर जाते जाते अपनी मात्रा बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, समझ में आया? प्लांट्स में सबसे कम है, पर जैसे ही वो ह्यूमन बॉडी में गया फिर उसको किसी ने खाया, ह्यूमन बॉडी मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में गया, फिर उस ऑर्गेनिज्म को जो खाएगा फिर उसको जो खाएगा तो वो ऐसे बढ़ता जाएगा, तो इसको क्या बोला हमने? बायोमैग्निफिकेशन। समझ में आया? बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है, समझ में आया? तो सबसे पहले तो जैसे कि यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड को हम जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वो सॉइल में,
प्लांट्स पे डालेंगे ताकि इंसेक्ट्स ना आए, तो फिर प्लांट से वो नीचे गिरेगा सॉइल में, या फिर वाटर बॉडीज रिवर लेक उसमें जाएगा, तो पानी में जाएगा या फिर सॉइल में जाएगा। पानी में भी प्लांट्स होते हैं, सॉइल में भी प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स उसको ले लेंगे। अब प्लांट्स को कोई तो जीव खाएगा, मतलब कोई तो ऑर्गेनिज्म प्लांट को खाएगा ना, तो वो जो ऑर्गेनिज्म प्लांट को खाएगा उसके अंदर वो पेस्टिसाइड आएंगे, लेकिन उसकी मात्रा कैसी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब उस ऑर्गेनिज्म को कोई खाएगा तो उसकी बॉडी में भी जाएगा ये, पर कैसे, जाते जाते उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। जैसे एनर्जी कम होती जाती है, लेकिन ये जो केमिकल है वो तो बढ़ता जाएगा, तो उसे ये जो है इसको क्या बोला है, बायोमैग्निफिकेशन। समझ में आया? ठीक है, तो ये जो घटना है उसको क्या बोला है, बायोमैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्योंकि पेस्टिसाइड्स जो है वो ट्रॉफिक लेवल पे जाता जाता बढ़ता जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा कम होगा, लेकिन ऊपर जाते जाते वो पेस्टिसाइड की बात कर रहे हैं, एनर्जी कम होती जाएगी पर पेस्टिसाइड्स बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये जो फेनोमेनन, ये जो घटना हो रही है केमिकल का बढ़ना, इसे क्या बोला है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मतलब बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, पेस्टिसाइड्स का ईच ट्रॉफिक लेवल पे जाते जाते बढ़ना, इंक्रीज होना। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ ही गया होगा, सब आता होगा। ठीक है, ये समझ में आया ना? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, वातावरण। ठीक है, फिर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का मतलब बायोटिक कम्युनिटी या फिर ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके जो सिस्टम बनाते हैं वो क्या है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर लैंड वाला, ज़मीन वाला और वाटर वाला। ठीक है, अब इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से, बायोटिक और एबायोटिक। अब एबायोटिक तो नॉन लिविंग है, ठीक है, तो उसके अंदर एयर, विंड, वाटर, ये सब चीज़ें आ गई। अब बायोटिक के अंदर क्या होता है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स मतलब जो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जो ऑटोट्रॉफ्स है, जो सनलाइट की मदद से खाना बनाते हैं। ठीक है, और कंज्यूमर्स का मतलब हेटेरोट्रॉफ्स, जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने पे। ठीक है, और डिकम्पोजर्स का मतलब जो मरा हुआ, डेड, डिकिंग, डेड बॉडी पड़ी है तो उसको पता है ना, डेड बॉडी वो ज़मीन में डाल, मतलब मिट्टी पे पड़ी रहती है तो अपने आप सड़ जाती है, पता है, तो वो अपने आप नहीं होता, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना वो डिकम्पोज करते हैं उसको। ठीक है, तो प्राइमरी ना कंज्यूमर्स, हर्बीवरस, कार्निवरस और ओमनीवरस और पैरासाइट। ठीक है, हर्बीवरस का मतलब ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले, कार्निवरस का मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाने वाले, ओमनीवरस जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स को भी खाते हैं। पैरासाइट्स का मतलब जू, जो हमारी बॉडी पे रहकर हमारा न्यूट्रिएंट लेती है लेकिन हमें मारे बिना। समझ में आया? ये था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था फूड चेन। उसके बाद हमने क्या देखा था, फूड चेन। एक फूड चेन देखी थी जिसमें एक दूसरे को खा के लोग जिंदा रहते, एनिमल जिंदा रहते हैं। जैसे कि प्लांट, डियर प्लांट को खाएगा और टाइगर जो है वो डियर को खाएगा। ठीक है, तो ये एक फूड चेन है, लेकिन बहुत सारी फूड चेन मिला के फूड वेब बनाती है। ठीक है, तो फूड वेब में एक ही चीज़ को दो अलग अलग चीज़ें खा सकती है। हमने गूगल पे जाके देखा था, एक ऑर्गेनिज्म है तो उसको ये भी खा सकता है और वो भी खा सकता है और वो भी खा सकता है। समझ में आया? हमने फोटो में देखा था ना, ये है तो इसको ये भी खा सकता है, वो भी खा सकता है और वो भी खा सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया? फूड चेन्स मतलब एक चेन है, उसके अंदर ये इसको खाएगा और ये इसको खाएगा। समझ में आया? फूड वेब के अंदर ये इसको खा सकता है, ये इसको खा सकता है। समझ में आया ना? और फूड चेन और फूड वेब में सबसे नीचे क्या होगा, प्लांट्स। इतना समझ में आया?
ठीक है, पक्का? ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ट्रॉफिक लेवल्स। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ट्रॉफिक लेवल्स। तो सबसे नीचे जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। सबसे नीचे क्या? प्रोड्यूसर्स, जिनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। और टर्शियरी सबसे ऊपर, यहाँ पे कितना छोटा सा है, यहाँ पे सबसे कम एनर्जी होगी। समझ में आया इतना? ये ऐसे है ट्रायंगल, ऐसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे कम हो रहा है ना, तो वैसे एनर्जी कम होगी, लेकिन जो पेस्टिसाइड केमिकल का यूज़ है वो बढ़ता जाएगा। बायोमैग्निफिकेशन, एनर्जी कम होती जाएगी लेकिन केमिकल्स जो है ये सभी करो बढ़ते जाएंगे, ठीक है। सब आता होगा ना? केमिकल्स जो है वो बढ़ते जाएंगे लेकिन एनर्जी कैसे कम होती जाएगी। ये ट्रायंगल है, वो ऊपर जाते जाते कैसे इतना हो गया, यहाँ पे इतना है लेकिन ऊपर जाते जाते इतना हो गया ना, एनर्जी भी इतनी हो जाएगी लेकिन केमिकल बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और ऑन एन एवरेज 10% एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती जाएगी, फ्लो होती जाएगी, ठीक है। समझ में आया इतना? उसके बाद हमने क्या देखा? वही बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन में जो हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं वो सॉइल में भी गिर सकता है, पानी में भी गिर सकता है, और दोनों जगह पे पौधे उग सकते हैं। और पौधे उगते हैं तो वो सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स के साथ केमिकल भी ले सकते हैं। और अगर केमिकल लिया और उसको किसी ने खाया, हर्बीवरस खाएगा प्लांट को, तो प्लांट को हर्बीवरस खाएगा। तो हर्बीवरस ने जब प्लांट को खाया तो हर्बीवरस की बॉडी के अंदर वो केमिकल आया, ठीक है, पर उसकी मात्रा कम नहीं होगी। जैसे एनर्जी कम हुई है वैसे उसकी मात्रा कम नहीं होगी, उसकी मात्रा बढ़ेगी। वैसे ही उस हर्बीवरस को जो कार्निवरस खाएगा उसकी बॉडी में भी केमिकल गया, लेकिन उस केमिकल की मात्रा कम नहीं होगी, केमिकल बढ़ता जाएगा। तो केमिकल जो है वो ऊपर जाते जाते बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जितना था ऊपर जाते जाते वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। समझ में आया? जैसे एनर्जी यहाँ पे कम थी और यहाँ पे ज़्यादा थी, वैसे जो केमिकल है वो यहाँ पे ज़्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा। समझ में आया? बस इतना याद रखना है कि बायोमैग्निफिकेशन में एनर्जी का उल्टा होता है। एनर्जी ऊपर जाते जाते कम होती है लेकिन केमिकल ऊपर जाते जाते बढ़ता है। और इस चैप्टर में बायोमैग्निफिकेशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? जो ध्यान देंगे उनको तो आया ही होगा। अब हम देखते हैं ओजोन क्या है। ओजोन, तो ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फीयर, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर अलग अलग लेयर होती है। जैसे लैंड लिथोस्फीयर, फिर वाटर मतलब हाइड्रोस्फीयर, उसके बाद ट्रोपोस्फीयर होता है, एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर मतलब एयर वाला जो होता है लेयर, एयर वाली जो लेयर होती है वो एटमॉस्फेयर, ठीक है। उसके बाद जो होता है वो ट्रोपोस्फेयर होता है, जो अर्थ के थोड़ा पास होता है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होता है। और जो स्ट्रेटोस्फेयर है स्ट्रेटोस्फेयर के वहाँ ओजोन की लेयर होती है। तो 1 मार्कर जो होता है उसमें ऐसा पूछ सकते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन की लेयर जो है वो कहाँ पे होती है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? स्ट्रेटोस्फेयर। समझ में आया इतना? हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। ये इतने 4 हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इतना याद रखना है, ओजोन तो स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। ओजोन तो स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। ओजोन मतलब स्ट्रेटोस्फेयर। अब ये जो ओजोन है वो कैसे बनता है, किस वजह से ज़रूरी है और ओजोन लेयर कैसे
कम होता जा रहा है, डिप्लीट होता जा रहा है। ठीक है, तो ओजोन लेयर जो है, मतलब ओजोन का मतलब O3, ठीक है, ओजोन का मतलब O3, ऑक्सीजन के 3 एटम्स, ऑक्सीजन के 3 एटम्स, ऑक्सीजन के 3 एटम्स। ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में है। ठीक है, ओजोन का मतलब O3, ऑक्सीजन के 3 एटम्स। ठीक है, इतना याद रखो कि ओजोन का मतलब O3 और वो कौन सी लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन की एक लेयर है हमारे अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर में। समझ में आया? इतना ध्यान दिया होगा तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर में ओजोन है। ठीक है, ओजोन का मतलब O3। अब ओजोन कैसे बनता है? ऑक्सीजन का मतलब O2। ठीक है, अब यूवी जो है वो सन की अल्ट्रावायोलेट रेज है। सन की अल्ट्रावायोलेट रेज मतलब यूवी। ठीक है, यूवी अल्ट्रावायोलेट रेज। ठीक है, तो ऑक्सीजन मतलब O2 के ऊपर जब यूवी रेज पड़ती है, यूवी रेज जब ऑक्सीजन के एटम मतलब O2 पे पड़ती है तो O2 को O+O बना देती है, मतलब तोड़ देती है। O2 कैसे बना? ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो इसको हम तोड़ेंगे तो हमें 2 मॉलिक्यूल ही तो मिलेंगे ऑक्सीजन के। समझ में आया? तो यूवी जो है वो O2 को O+O में तोड़ देती है। इतना समझ में आया? यूवी रेज जो है वो O2 को O+O में तोड़ देती है। अब O2 तो है, O2 पहले से है, अब कुछ O2 जो थे वो टूट गए। अब इनमें से एक O को ले और O2 के साथ मिला दे तो O3 बन जाएगा। ये 2 और ये 1 तो ये 3 हो गए। तो ओजोन का मतलब क्या है? O3। तो इसका मतलब ओजोन कैसे बना? O2 का जो मॉलिक्यूल था उसके ऊपर यूवी रेज पड़ी तो वो O+O बन गया। अब एक ऑक्सीजन O2 जो है उसके साथ अगर एक और मिल गया तो O3 बन गया। O3 का मतलब ओजोन बन गया। समझ में आया इतना? ठीक है, तो मतलब कैसे बना ओजोन? यूवी रेज की वजह से O2 का मॉलिक्यूल टूटा 2 टुकड़ों में, O+O में। ठीक है, अब ये जो O है वो O2 के साथ मिला तो वो O3 बन गया जो कि है ओजोन। अब ये जो ओजोन है वो हमारे अर्थ को यूवी के रेज से बचाता है, अल्ट्रावायोलेट रेज, सन की जो रेज है अल्ट्रावायोलेट यूवी रेज, उससे बचाता है अर्थ को। ठीक है, ओजोन एक अर्थ के ऊपर लेयर है, ये अर्थ है तो इसके ऊपर जो लेयर है वो ओजोन है, जो कि सन की जो खतरनाक अल्ट्रावायोलेट रेज है, यूवी रेज, अल्ट्रावायोलेट रेज, इनसे हमारी स्किन को कैंसर होता है। तो ओजोन जो है वो हमारे लिए अच्छा है क्योंकि हमें यूवी रेज से बचाता है। अगर ओजोन लेयर नहीं होगा तो यूवी रेज हमारी अर्थ पे आएगी जिसकी वजह से हमारे स्किन को कैंसर हो जाएगा और वो हमारे लिए सही नहीं है, हार्मफुल है। ठीक है, पता चला ओजोन कैसे बना? O2 जो था उसका यूवी की वजह से यूवी रेज O2 के ऊपर पड़ी तो O2 को O+O में डिवाइड कर दिया। अब ये जो O है उसको अगर O2 के साथ मिला दिया, O2 पहले से था ही, कुछ O2 जो थे उनको तोड़ दिया तो O2 पहले से जो था उसके साथ एक O मिला तो O3 बन गया जो कि है ओजोन। तो ओजोन की लेयर बन गई। अब ये जो ओजोन की लेयर है O3 वो हमें यूवी रेज से बचाती है, यूवी रेज अल्ट्रावायोलेट रेज से बचाती है। O3 अल्ट्रावायोलेट रेज से बना और वो हमें अल्ट्रावायोलेट रेज से ही बचाता है। ठीक है, और ये जो यूवी रेज जो है वो हमारे स्किन को कैसे हार्म करती है? कैंसर हो जाता है, स्किन कैंसर हो जाता है यूवी की वजह से। O3 का जो लेयर है वो डिप्लीट मतलब ख़त्म कैसे हो रहा है? CFCs, HFCs और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन
नाइट्रोजन, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन्स और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये इनका हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से ओजोन की जो लेयर है वो ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। लेकिन अगर ओजोन की लेयर ख़त्म हो गई तो हमारे स्किन मतलब हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि यूवी रेज आएगी। ओजोन की लेयर यूवी रेज को आने नहीं दे रही है, ठीक है। अगर ओजोन की लेयर ख़त्म हो जाएगी तो यूवी रेज हमारे अर्थ पे पहुंच जाएगी, जिसकी वजह से हम सबको स्किन कैंसर हो जाएगा, क्योंकि यूवी रेज से क्या हो रहा है, स्किन कैंसर। ओजोन को ख़त्म होने से बचाना है, इसलिए हमें CFCs और HFCs और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इनका यूज़ जो है वो कम करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी एक एक्टिविटी है हमारी बुक में, बस इतना ही है कि ओजोन डिप्लीट कैसे हो रहा है, तो CFCs, HFCs और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से, बस इतना है। समझ में आया ना। अब लास्ट टॉपिक है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, ठीक है। अगर ध्यान दोगे तो समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखो, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब हम वेजिटेबल्स के छिलके ले सकते हैं, फिर फ्रूट्स जो होते हैं वो अगर हम उनको खुले में रखें या फिर मिट्टी में जाके रख के आ जाए तो थोड़े दिन के बाद अगर हम जाएंगे तो वो चूरा चूरा ऐसे कचरा जैसा मिलेगा। तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो उसे डिकम्पोज कर देते हैं, मतलब वो जो इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स जो था उसको ब्रेक करके सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो वो जो छिलके जैसे हम छोड़ के गए थे वैसे नहीं मिलेंगे हमें अगर हम 2 दिन के बाद जाए। मिट्टी के अंदर डिकम्पोजर्स होते हैं जो डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। तो जो वेस्ट मतलब जो कचरा डिकम्पोज हो जाए वो कचरा होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। लेकिन जो कचरा डिकम्पोज नहीं हो पाता, जिसे हम डिस्पोज नहीं कर सकते आसानी से, जो पता है ना प्लास्टिक जलता है कितनी गंदी बदबू आती है, वो जलता कितनी देर तक जलता रहता है, उसको ख़त्म होने में कितना टाइम लगता है। पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक जो होते हैं, तो ये जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ग्लास हो गया, ग्लास को हम मिट्टी में रख के जाएंगे तो 2 दिन के बाद जाएंगे तो वो वैसा का वैसा ही होगा, क्योंकि जो डिकम्पोजर्स है वो उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब जिसे आसानी से डिस्पोज या फिर डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सब्जियों के छिलके जो होते हैं वो, फिर जो फ्रूट होते हैं वो, समझ में आया। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब जिसे हम आसानी से डिकम्पोज या फिर डिस्पोज नहीं कर सकते, जैसे कि प्लास्टिक, पॉलीथीन, ग्लास। समझ में आया। तो बस इतना ही था, इधर तक सबको समझ में आया तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात क्या थी, सबसे पहला जो हमने देखा था एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट का मतलब आजू बाजू का वातावरण। उसके बाद इकोसिस्टम का मतलब जो बायोटिक कम्युनिटी अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ मिलके इंटरेक्ट करती है वो होता है इकोसिस्टम, ठीक है। 2 तरीके के, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर लैंड वाले और वाटर वाले, ठीक है। और जो कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम के वो बायोटिक और एबायोटिक है। बायोटिक के अंदर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स आते हैं। अब प्रोड्यूसर्स जो है वो ऑटोट्रॉफ से, क्योंकि सन की एनर्जी लेके वो खाना बनाते हैं खुद, और कंज्यूमर्स जो है वो हेटेरोट्रॉफ से, क्योंकि दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। और डिकम्पोजर्स तो मरा हुआ खाना खाते, छिलके खाते, बचा कुचा खाते, ठीक है। उसके बाद
कंज्यूमर्स के अंदर आते हैं हर्बीवरस, कार्निवरस, ओमनीवरस और पैरासाइट्स। हर्बीवरस का मतलब जो प्लांट्स खाते हैं, कार्निवरस का मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, और ओमनीवरस का मतलब जो प्लांट्स भी खाते हैं और ऑर्गेनिजम्स भी खाते हैं। फिर पैरासाइट्स का मतलब जू, लाइस, ठीक है, कसकटा, जैसे कि वो दूसरी बॉडी के ऊपर लग के उसके न्यूट्रिएंट्स लेती है पर उसको मारे बिना। समझ में आया? उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? पैरासाइट्स के बाद फूड चेन। फूड चेन के अंदर क्या था? एक फूड चेन देखी थी कि प्लांट्स ये प्लांट को खाता है लेकिन ये इसको खाता है, तो जिसमें एक प्रोड्यूसर था, एक कंज्यूमर था और दूसरा भी कंज्यूमर था, ये हर्बीवरस और ये कार्निवरस। जैसे प्लांट, डियर और टाइगर, प्लांट को डियर खाता है लेकिन डियर को टाइगर खाता है, तो ये एक फूड चेन थी। फिर हमने फूड वेब देखा था जिसमें एक डियर है तो इसको ये भी खा सकता है, वो भी खा सकता है और वो भी खा सकता है। समझ में आया? फूड वेब ऐसे जाली जैसा था ना, वेब, वेब मतलब जाला। समझ में आया? उसके बाद हमने देखा ट्रॉफिक लेवल्स, तो एनर्जी ऊपर जाते जाते कम होती जाएगी। सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर्स में होगी, सबसे कम एनर्जी टर्शियरी कंज्यूमर्स में होगी और 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया? पर बायोमैग्निफिकेशन में उल्टा, एनर्जी ऊपर जाते जाते कम होगी लेकिन केमिकल्स ऊपर जाते जाते बढ़ जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा केमिकल्स यहाँ पे होंगे लेकिन सबसे कम केमिकल्स जो होंगे वो यहाँ पे होंगे नीचे। उसके बाद हमने देखा था ओजोन। ठीक है, ओजोन लेयर कैसे बनती है? यूवी रेडिएशन जब O2 पे पड़ता है तो वो O+O बन जाता है। ठीक है, अब ये O और O2 मिल गया तो O3 बना, जो कि ओजोन है। अब ओजोन जो है वो यूवी रेडिएशन से बचाता है अर्थ को। यूवी रेडिएशन से क्या होता है? हमारे स्किन को कैंसर होता है। ठीक है, स्किन कैंसर होता है यूवी रेडिएशन की वजह से। यूवी रेडिएशन को ओजोन बचाता है, लेकिन ओजोन जो है वो किस चीज़ की वजह से ख़त्म हो रहा है? CFCs, HFCs और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। CFCs, HFCs और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद हमने देखा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब वेजिटेबल्स के छिलके, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब ग्लास और पॉलीथीन, प्लास्टिक, ये सब। समझ में आया? तुम लोग बस एग्जाम्पल सेट करके रखोगे ना इधर, तो तुम लोगों को डेफिनेशन अपने आप याद आ जाएगी। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब वेजिटेबल के छिलके। वेजिटेबल के छिलके आराम से डिकम्पोज हो जाते हैं, पर पॉलीथीन, प्लास्टिक डिकम्पोज होता है नहीं। ठीक है, समझ में आया? दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। थैंक यू।